नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस लेटेस्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बहुत ही इजीली एक्सप्लेन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बस फोकस आप सामने रखना। हर क्वेश्चन को आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो आप क्लास को पूरा फोकस से देखेंगे तो हर क्वेश्चन को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन इसमें मेंशन किया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु होता है वो ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया है, वो बाघ होता है। और बाघ क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पशु होता है। उसके बाद इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के अगर बारे में बात करें तो जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो तो बाघ है, यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बारे में आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। उसके बारे में ये यहाँ पर मेंशन किया है उसके बारे में कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। विशेष रूप से, यानी कि जो ये विशेष रूप से होता है, इसे बंगाल टाइगर या शक्ति और साहस का प्रतीक है। जो बाघ होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक भी होता है। और यह विशेष रूप से बंगाल टाइगर है, यानी कि इसे बंगाल टाइगर भी कहते हैं। और यह शक्ति और साहस का क्या होता है, प्रतीक होता है। तो इस तरीके से इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु होता है वो बाघ होता है, और बाघ जो होता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से ओवरऑल आप इन पॉइंट को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर मेंशन किया है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि स्थायी अध्यक्ष थे कहाँ के, संविधान सभा के। अगर इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया है कि जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे। तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो आपकी स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो हैं आपके स्थायी, जो कि कहाँ के हैं तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं। तो आपको स्थायी और अस्थायी दोनों क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में दोनों पॉइंट को भी मेंशन कर सकता है या अलग अलग क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो आपको प्रॉपर दोनों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन अब हो गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में बनते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला मेंशन है कि चांद पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम क्या है। तो जो चांद पर पहला कदम रखने वाले हैं उनका नाम है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि थे चांद पर पहले कदम रखने वाले। और इन्होंने कब रखा था तो इसके बारे में भी प्रॉपर यहाँ पर लिखा है, मेंशन किया है। तो इन्होंने 20 जुलाई 1969 यानी कि 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। पहला कदम रखने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इन्होंने 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के यानी कि अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर कदम रखा था। ये आपको क्लियर होना चाहिए वो कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि चांद पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे। तो वो कब गए थे तो 1969 यानी कि 1969 में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं अगला क्या है उसके बारे में। तो अगला आता है आपका, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पूछा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो जो हरित क्रांति के जनक हैं वो ऑप्शन नंबर ए में मेंशन है, उनका नाम है एम एस स्वामीनाथन, जो हैं वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगर इनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो जो आपके एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जिससे कृषि उत्पादन में तेजी आई। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो इस तरीके से ओवरऑल 4 क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जीएस का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाचन में कौन सा अम्ल मदद करता है, यानी कि आपके शरीर में जो भोजन पचते हैं उसमें खानों यानी कि जो खाना होता है आपका उसको पचाने में कौन सा अम्ल आपका मदद करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में साफ स्पष्ट आपको मेंशन किया है। जो आपका HCl होता है उसी को हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। जो अम्ल वो होता है हाइड्रोक्लोरिक, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वही होता है पाचन में जो अम्ल मदद करता है भोजन को पचने में, वो HCl ही होता है। तो यहाँ पर मेंशन किया है कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl भोजन को तोड़ने और बैक्टीरिया मारने में मदद करता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या हाइड्रोक्लोरिक का कार्य होता है। तो वो भोजन को तो पहले छोटे छोटे पार्ट में यानी कि तोड़ता है तभी पचता है, और बैक्टीरिया मारने में मदद करता है। तो ये आपको दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप उठाएंगे तो वहां पर जरूर आपको इस लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर क्वेश्चन इसी सेट से आएंगे, बट एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, इतनी श्योरिटी है। बस प्रॉपर आपको क्लासेस को देखना है और फोकस के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है। तो पृथ्वी का जो व्यास होता है, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का आधा। तो पृथ्वी का व्यास के बारे में पूछा है तो यानी कि त्रिज्या के बारे में ही मेंशन किया है। तो यानी कि जो अर्थ है उसका व्यास कितना है, तो वो है आपका 12,742 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी का व्यास है। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर यहाँ पर मेंशन किया है। आप बहुत इजीली समझ गए होंगे कि जो पृथ्वी का औसत व्यास है वो 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का व्यास है। तो आपको अगर व्यास पता रहेगा तो आप त्रिज्या को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या का आधा हमेशा आपका व्यास होता है। ये आप 2D में बहुत इजीली समझ चुके होंगे मैथ में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में जो कि और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। उसके बाद जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन भी किया है ऑप्शन नंबर बी में कि लाल बहादुर शास्त्री जो थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद इसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर मेंशन किया है जो कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने इस नारे को दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये युद्ध के बारे में भी पूछ सकता है कि कौन से देश के साथ युद्ध हो रहा था जब जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था और किसके द्वारा दिया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा इसको दिया गया था। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं अपने, पानी का रासायनिक सूत्र पूछ लेगा कोई व्यक्ति या एग्जाम में भी आ जाएगा, तो वो होता है H2O, यानी कि जिसमें पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है, इसलिए इसका सूत्र होता है H2O। तो सिंपली आप इसको समझ सकते हैं, बहुत इजी था। हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में प्रॉपर पता होगा, क्योंकि वो जब क्लास 11-12 में आता है तभी से वो H2O के बारे में प्रॉपर उसको समझ होता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था। अगर फिलहाल आपको नहीं पता है तो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्या है उसके बारे में, तो अगला मेंशन किया है सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे जो निकट ग्रह है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है, बुध है। यानी कि जो बुध है वो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ये आपको क्लियर होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद करता हूँ आप ये 9 क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पूरा
समझ में आया तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर सकें, ताकि आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके सेलेक्ट हो सके। उसके बाद बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। इसमें मेंशन किया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह है वो ऑप्शन नंबर बी में मेंशन है कि जो आर्यभट्ट उपग्रह है वो भारत का सबसे पहला उपग्रह है। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको समझना होगा कि 19 यानी कि 19 अप्रैल 1975 यानी कि 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च किया गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए सर्वप्रथम कब, और सबसे पहला उपग्रह कौन होगा, वो आर्यभट्ट होगा। तो इस तरीके से आप ये बहुत इजीली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप बहुत इजीली प्रॉपर इनको समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर तो उम्मीद करता हूँ आज के सभी क्वेश्चन को आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लेवल के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनेंगे। तो प्रॉपर आप अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो हर क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन का बहुत अच्छे से रिवीजन करना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी पढ़ाई को